दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 1 जुलाई 2021 गुरुवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किस्त इस वर्ष जुलाई की किस्त के साथ जोड़कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है। यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दोस्तों आपको बताते चलें, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है। नेशनल काउंसिल ने पत्र जारी कर ये जानकारी साझा। उधर बड़ी खबर दिल्ली से, लाखों मेट्रो यात्रियों का सफर जल्द होने वाला है आसान। यूपी हरियाणा के लोगों को भी होगा लाभ। ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टेशन के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनकर तैयार है। अब पिंक लाइन पर मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो शुरू होने से लाखों यात्रियों को लाभ होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सेवानिवृत्त। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार बने कार्यवाहक डीजीपी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वो डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को पदभार सौंपा। डीजीपी मुख्यालय में हाई टी के बाद सादे समारोह में हितेश चंद्र अवस्थी को विदाई दी गई। उधर यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल, 58,000 बीसी सखी तैयार कर रही योगी सरकार। दोस्तों आपको बताते चलें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन रोजगार, मिशन शक्ति और मिशन कल्याण योजनाओं को शुरू किया है। इसके तहत तैयार किए गए मास्टर प्लान को सरकार से संबद्ध संस्थान तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उधर एक और बड़ी खबर, कल से खुलेंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल। अभी पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले सभी स्कूलों को 30 जून तक बंद करने का आदेश दिया था। यहाँ सभी सरकारी, गैर सरकारी, परिषदीय आदि स्कूलों में ऑनलाइन तरीके से शैक्षिक गतिविधियों को संचालन किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भेजे निर्देश में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति दी जा रही है। विद्यालय केवल प्रशासनिक कार्य के लिए ही खोले जा रहे हैं। उधर दुनिया के 10 सबसे तनावपूर्ण शहरों में कराची। जाने दुनिया के सबसे कम स्ट्रेसफुल शहरों का नाम। एक जर्मन कंपनी वाई के सर्वे में कहा गया है कि दुनिया के टॉप 10 तनावपूर्ण माहौल वाले शहरों में पाकिस्तान का कराची शहर भी शामिल है। कराची को इस लिस्ट में 93वें मुकाम पर रखा गया। हालांकि इसके हालात बगदाद, काबुल और मॉस्को से बेहतर हैं। इस फहरिस्त में इराक के बगदाद शहर को 94, अफगानिस्तान के काबुल को 95 और रूस के मॉस्को शहर को 96वां मुकाम दिया गया है। यानी यहाँ के नागरिकों का जीवन भी काफ़ी तनावपूर्ण होता है, लोग स्ट्रेस में जीते हैं। वहीं दोस्तों जान लेते हैं सबसे कम स्ट्रेसफुल शहरों में कौन से शहर हैं। सबसे कम स्ट्रेसफुल शहरों में पहले नंबर पर आइसलैंड शहर, इनकी राजधानी किकजेविक को रखा गया है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इस क्रम में फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, वेलिंगटन, मेलबर्न, ओलोस्को, कोपेनहेगन, इंसब्रक, हैनोवर और कैरेज जैसे शहरों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त दुनिया के अन्य शहरों में सिडनी 19, अबू धाबी 28, टोरंटो 30, सिंगापुर 33, टोक्यो 34, बर्लिन 36, शिकागो 40, रोम 42, लॉस एंजल्स 45 और वाशिंगटन को 37वें पायदान पर रखा गया है। यानी इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी काफ़ी खुशहाल है और उन्हें किसी तनावपूर्ण हालात से नहीं गुजरना पड़ता है।
दोस्तों उधर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा समुद्र का जल स्तर, भारत के तटीय इलाकों पर खतरा, वैज्ञानिकों ने किया आगाह। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से पूरी दुनिया के बड़े जोखिम पैदा किए हैं। इनमें एक सबसे बड़ा खतरा समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी का है। इससे समुद्र तटों के किनारे बसे इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। भारत के समुद्र तटीय इलाके और द्वीप समूह भी इस जोखिम से अछूते नहीं हैं। हाल ही में एक अध्ययन से इन खतरों को बहुत करीब से महसूस किया गया है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया स्पष्ट, कोई भी टीका प्रजनन क्षमता को नहीं करता है प्रभावित। कोविड टीकाकरण के कारण बांझपन की चिंताओं को बढ़ाने वाली रिपोर्टों के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्पष्ट करता है कि कोई भी टीका पुरुषों या महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। मंत्रालय ने कहा कि टीका अधिकृत है और उनकी प्रभाविकता सुनिश्चित है। दोस्तों आप भी किसी संदेह के कारण अगर कोविड का टीका नहीं लगवा रहे हैं तो प्लीज संदेह छोड़िए और टीका लगवाइए। उधर एनडीए परीक्षा के परिणाम घोषित, upsc.gov.in पर करें चेक। दोस्तों यूपीएससी एनडीए 1 रिजल्ट 2021 यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उम्मीदवारों के रिजल्ट उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था वे upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। दोस्तों उधर ट्विटर पर अश्लील सामग्री को लेकर महिला आयोग सख्त, 1 सप्ताह में एक्शन लेने के लिए कहा। दोस्तों आपको बताते चलें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अश्लील सामग्री को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। ट्विटर से 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा। दोस्तों अगली बड़ी खबर खेल जगत से, पूर्व बांग्लादेशी कप्तान की बदतमीजी के बाद अंपायर ने लिया संन्यास, कहा अब कभी नहीं करूंगा अंपायरिंग। दोस्तों आपको बताते चले, ढाका प्रीमियर लीग में अंपायर अहमदुल्लाह के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए आक्रामक होकर साकिब ने विकेट पर लात मारी थी और बदतमीजी की थी। इस घटना से आहत होकर टीवी अंपायर ने कभी भी अंपायरिंग न करने का फैसला लिया है। दोस्तों उधर अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका हुआ चिंतित, कट्टरपंथी संगठन से की ये अपील। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटने के बाद कट्टरपंथी संगठन तालिबान के हमले तेज हो गए हैं और उसने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में इस बदलाव को लेकर अमेरिका समेत भारत और अन्य कई देशों ने चिंता जताई है। दोस्तों उधर असम और मिजोरम में बड़ा सीमा विवाद, दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। असम और मिजोरम के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद और बढ़ गया है। दोस्तों कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को दिया है आदेश। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को 6 सप्ताह के भीतर ये सुनिश्चित कराने के लिए राज्यों को निर्देश देने का आदेश दिया है। दोस्तों 31 जुलाई तक स्थगित रहेगा इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का शेड्यूल, डीजीसीआई का आदेश। दोस्तों बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने रामदेव के इंटरव्यू का बिना ऑडिट किया हुआ वीडियो मांगा। उधर गूगल की पहली अंतरिम रिपोर्ट जारी, बताया 27,700 यूजरों की शिकायत के बाद अप्रैल में हटाए गए 59,000 कंटेंट। दोस्तों अगली बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से संबंधित, अब निजी अस्पताल सीधे निर्माताओं से कोरोना टीके नहीं खरीद पाएंगे। 1 जुलाई से कोविन पर देना होगा ऑर्डर। देश के निजी अस्पतालों को 1 जुलाई से निर्माताओं से सीधे कोरोना टीके खरीदने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केंद्र के कोविन पोर्टल पर ऑर्डर देने होंगे। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों को कोविन पर एक निजी कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में पंजीकरण करना होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर अन्नदाताओं द्वारा चलाए जा रहे किसान आंदोलन से, जानिए राकेश टिकैत तल्ख अंदाज में क्यों बोले पुलिस गुंडई छोड़ दे और किसी की बनकर काम ना करें, थाने पहुंची शिकायत। आइए दोस्तों जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को एक बार फिर आक्रामक मुद्रा में नजर आए।
इस बार उन्होंने पुलिस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। बोले अगर समझ नहीं आएगा तो जल्द इलाज बांध दिया जाएगा। टिकैत बोले पुलिस को अपना काम करना चाहिए मगर किसी का एजेंट नहीं बनना चाहिए। देखने में आ रहा है कि पुलिस बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है। यदि वो एजेंट बनकर काम करेगी तो उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आगरा से। प्रजनन के लिए आगरा पहुंचा यूरेशियन स्पून बिल, खासियत आपको कर देगी हैरान। माइग्रेटरी बर्ड्स के अंतर्गत आने वाली यूरेशियन स्पून बिल का उत्तर भारत में आगरा स्थित सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी व भरतपुर राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में बृहद स्तर पर प्रजनन होता है। बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जोधपुर झाल पर प्रजनन के अनुकूल हैबिटेट विकसित करने के प्रयास कर रही है। दोस्तों उधर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे, जाने ध्यानमेन में क्या है ड्रैगन को भय। छावनी में तब्दील हुआ ध्यानमेन स्क्वायर। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के शताब्दी समारोह को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। सीपीआई की स्थापना के 100वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे चीन में राष्ट्रीय उत्सव का माहौल है। दोस्तों उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मस्जिदों से हो रहा ऐलान, टीका जरूर लगवाएं मुसलमान। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अल्पसंख्यकों में फैले भ्रम और भ्रांति को दूर करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने रामपुर में मुहिम शुरू की है। जमीयत से जुड़े लोग उलमा खुद वैक्सीन लगवाने के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, कोरोना टीके को लेकर फैली अफवाहें व आशंकाएं दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जान है तो जहान है अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत सप्ताह भर पहले ही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर से की। रामपुर के मुसलमानों पर अब इस अभियान का असर नजर आने लगा है। उलमा भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगा रहे हैं। उधर बिजली चोरों को रास आया कोरोना काल। मंडल में अलीगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर बिजली चोरी में हाथरस। यदि प्रबंधन व वितरण व्यवस्था बेहतर होती तो दिल्ली में नहीं मचता ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। मुंबई का उदाहरण सामने। उधर मुरादाबाद रेल मंडल के 99% मार्गों पर इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगी ट्रेनें। उधर लखनऊ इटावा मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत। दोस्तों बुधवार शाम हसनपुर ज्योली माधवगंज हरदोई निवासी 32 वर्षीय श्यामू कश्यप पुत्र श्रीकांत अपनी पत्नी 30 वर्षीय कोमल के साथ बाइक से कानपुर से वापस घर जा रहे थे। लखनऊ इटावा मार्ग पर ददखा गांव के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों उधर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच मध्य वायु कमान के सभी वायुसेना स्टेशन अलर्ट पर। जानिए कैसी है तैयारी। बीकेटी वायुसेना स्टेशन के अलावा मध्य वायुसेना कमान में बरेली, गोरखपुर, आगरा सहित कई वायुसेना स्टेशन में फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं, जो हर समय आसमान की सुरक्षा में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती हैं। बीकेटी वायुसेना स्टेशन को पिछले वर्ष ही अपग्रेड किया गया था। वहीं फाइटर कंट्रोलर को प्रशिक्षण देने वाले मेमोरा वायुसेना स्टेशन को भारतीय वायुसेना ने तकनीक से लैस कर दिया है। यह सिस्टम और राडार मेमोरा वायुसेना स्टेशन से दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान और गुब्बारे के भारतीय सीमा में आते ही उसकी सीधी तस्वीर वायुसेना के ऑपरेशनल रूम को भेज सकेगा। दोस्तों आपको भी अगर भारतीय वायुसेना पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। दोस्तों आज जॉब अलर्ट में गोरखपुर रीजन में बीसी सुपरवाइजर पदों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है आवेदन आमंत्रित। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कैरियर सेक्शन में जाना होगा, जहां बीसी सुपरवाइजर की भर्ती से संबंधित भर्ती अधिसूचना पर लिंक किया गया है। उम्मीदवार इस लिंक के माध्यम से या ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर्ती अधिसूचना में ही दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से भरकर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करते हुए 29 जुलाई 2021 तक इस पते पर जमा कराएं। रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, रीजनल ऑफिस गोरखपुर रीजन,
हनुमान मंदिर क्रॉसिंग, बेतिया हाट, गोरखपुर 273001। दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन कौन कर सकता है आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सुपरवाइजर भर्ती अधिसूचना 2021 के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों आप भी अगर इन मापदंडों को पूरा करते हैं तो आवेदन करें। उधर अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर, 12 की मौत, ब्लैकआउट का खतरा, रेड अलर्ट जारी, कनाडा में भी बिगड़े हालात। मौसम विभाग के मुताबिक स्पोकेन में मंगलवार को तापमान 109 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 42.2 सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अभी तक वहां दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। शहर में सोमवार को भारी मांग के चलते करीब 9300 उपभोक्ताओं के यहाँ बत्ती गुल हो गई। बिजली कंपनी ने कहा है कि बिजली की और कटौती की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में हाल में हुई कीमतों का संबंध भीषण गर्मी से हो सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव से, ईरान के पक्षकार बने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, अमेरिका से प्रतिबंध हटाने के लिए किया आग्रह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में गुटेरस ने अमेरिका से ईरान के साथ तेल में व्यापार के संबंध में छूट का विस्तार करने और परमाणु परियोजनाओं के लिए छूट को नए सिरे से तैयार करने का आग्रह किया है। वहीं मंगलवार को 15 सदस्यीय परिषद ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और चीन के बीच परमाणु समझौते को सुनिश्चित करने वाले 2015 के प्रस्ताव को अमल में लाने पर महासचिव की द्विवार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। उधर वर्ल्ड बैंक ने भारत के मजदूर वर्ग की मदद के लिए 3717 करोड़ रुपए के ऋण कार्यक्रम को दी मंजूरी। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 112.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली शाखा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा दिए जाएंगे और 387.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा लोन के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों 10% से ज्यादा संक्रमण पर जिलों में सख्त रोकथाम करें राज्य, केंद्र सरकार ने लिखा पत्र। उधर मलेशिया में सख्त लॉकडाउन के बीच महामहिम ने दिए संसद बुलाने के निर्देश, अगस्त से पहले होगी विशेष संसदीय बैठक। दोस्तों भारत में बना एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, वाहनों की टॉप स्पीड और सुपर कारों की रेसिंग के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। दोस्तों आपको बताते चलें इस ट्रैक की माप 11.3 किलोमीटर है। इसके जरिए इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैग कारों और अन्य श्रेणी के वाहनों के अधिकतम स्पीड क्षमताओं को मापा जा सकेगा। इस 4 लेन ट्रैक पर सभी प्रकार के वाहनों के विकास और होमोलोगेशन का परीक्षण भी किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर, चोटिल हुआ टीम इंडिया का ओपनर, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलना मुश्किल। भारत के इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त को हो रही है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के युवा ओपनर शुभमन गिल के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। एक क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी चोट इतनी गंभीर है कि अगले 1 महीने के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। खबरों की माने तो शुभमन को कॉफ इंजरी हुई है। दोस्तों HIV या एड्स पीड़ित लोगों में कोरोना का असर कम, दिल्ली एम्स में हुए अध्ययन में दावा। दोस्तों आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज कैसा रहेगा अगले 24 घंटों में। मौसम, कहां होगी बारिश, कहां अब भी सहन करनी पड़ेगी भयंकर गर्मी। अगले 24 घंटों में दिल्ली, यूपी व बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों ये थे आज के समाचार। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही नए नए समाचारों के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।